रे ऑप्टिक्स का ये चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब रिफ्रैक्शन क्या चीज है? रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में जब कोई रे, लाइट मीन्स रे, जहां से वो ट्रांसपेरेंट कोई भी मीडियम में से पास होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से जैसे ही वो पास होगा, तो आपको मालूम है बच्चों, वो थोड़ा अपने जो मेन डायरेक्शन है वहां से वो डिफ्लेक्ट होता है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन टॉपिक, उसमें दो मीडियम हम लेंगे, एक रेरर मीडियम होगा और एक डेंसर मीडियम होगा, दो मीडियम होंगे। तो यहाँ पे मीडियम वन, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक है मीडियम वन और दूसरा होगा मीडियम टू। दो मीडियम हम लेंगे। मान लो ऊपर एयर और नीचे यहाँ पे ग्लास या तो कोई वाटर रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मीडियम टू है नीचे का, यहाँ पे ये मीडियम टू है, आप जो ये देख रहे हो ये मीडियम टू। कोई ग्लास की प्लेट रख दी है या तो यहाँ पे पानी वाटर रख दिया है। अब बाहर यहाँ पे एयर है, हवा। अब क्या होगा, जब कोई लाइट का रे, जैसे ही रे आएगा तब क्या यहाँ पे होगा, देखो। सबसे पहले तो ये जो ग्लास की सरफेस है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। आप देख सकते हो एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है ग्लास की सरफेस से। अब क्या होगा, जब कोई इंसिडेंट लाइट लाइट आएगी, तब जब लाइट आएगी तो वो रेरर मीडियम में है, अभी ये रेरर मीडियम में है इंसिडेंट रे। जैसे ही वो रेरर मीडियम में होगी तो यही इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ, नॉर्मल लाइन के साथ थीटा वन एंगल बना रही है, थीटा वन एंगल। अब क्या होगा, यही लाइट जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो वो अपना जो मेन रास्ता था, मेन डायरेक्शन, वो साइड आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वो थोड़ी नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। देखो यहाँ पे वो थोड़ी अपना मेन रास्ता ये था और वो नॉर्मल के पास चली गई, तो यहाँ पे जो थीटा टू एंगल बनेगा वो छोटा बनेगा। सिंपल सी बात है, देखो ये। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ये है नॉर्मल लाइन, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट, ये लाइट आई, यहाँ पे यही लाइट नॉर्मल के साथ थीटा वन एंगल बना रही है, लेकिन जैसे ही ये लाइट यहाँ पे डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो वो नॉर्मल की ओर थोड़ी डिस्प्लेस हो जाएगी और यहाँ पे थीटा टू एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, ये थीटा वन जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, थीटा टू की वैल्यू कम होगी। तो ये ऊपर रेरर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। तो ये रिफ्रैक्शन तो आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में सीख लिया है। तो यहाँ पे कुछ जो रूल है, मीन्स ये रिफ्लेक्शन को समझना है तो कुछ बेसिक थिंग आपके दिमाग में आने चाहिए। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल drawn to the point of incident in the same plane। यहाँ पे ये इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड लाइट, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में तीनों। कौन? एक जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट रे, यहाँ पे इंसिडेंट रे, फिर ये नॉर्मल लाइन, और एक नीचे जो डेंसर मीडियम में अंदर गया, ग्लास में या तो पानी में जो रे अंदर गया उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे।
ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों ही, ये इंसिडेंट 1, ये 2 नॉर्मल और ये 3 रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन मींस ये पेज जो है ना, ये पेज क्या है बच्चों, एक ही प्लेन है। देखो ये प्लेन में ही 1 2 3 तीनों प्लेन में ही है, तो ये सेम प्लेन में आपको मिलेंगे। दूसरा, the ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction for the given two medium is constant. अब यहाँ पे जो θ1 और θ2 है, उसका जब आप रेशियो लोगे उसकी साइन की वैल्यू का, साइन θ1, ये θ1 क्या है, इंसिडेंट एंगल, और θ2 क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो साइन θ2, साइन θ1 अपॉन साइन θ2, ये जब आप रेशियो लोगे तो ये रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट ही मिलेगा। वो रेशियो एयर एंड ग्लास का कांस्टेंट ही मिलेगा, या तो एयर एंड वाटर का कांस्टेंट ही मिलेगा। साइन θ1 अपॉन साइन θ2, ये जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट ही मिलता है। तो यहाँ पे स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज बताई थी जिसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है, स्नेल्स लॉ। स्नेल ने क्या बताया था, स्नेल ने बताया था द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द गिवन टू मीडियम इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे दोनों मीडियम का ये साइन θ1 और साइन θ2 का जो रेशियो होगा, ये कहीं भी आप देखोगे, इंडिया में, अमेरिका में, कहीं भी ये रेशियो आपको सेम ही मिलेगा। ऊपर हवा है, नीचे ग्लास है, या तो ऊपर हवा है, नीचे पानी है, तो ये जो रेशियो होगा, लाइट आ रही है, जो एंगल बनाएगी θ1, उसकी साइन वैल्यू, लाइट अंदर गई, पानी के अंदर गई, तो जो एंगल बना वो है θ2, उसकी साइन वैल्यू, ये दोनों साइन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। ये है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, ये जो रेशियो आपको मिलेगा यहाँ पे, वो रेशियो यहाँ पे दोनों का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यहाँ पे साइन θ1 अपॉन साइन θ2, ये जो रेशियो होगा वो रेशियो ऑलवेज मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके जितना उसके बराबर होगा। अब आप सोचोगे सर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग, मैं अगर मान लो यहाँ पे, पहले तो मैं आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कॉमन फॉर्मूला बता दूं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम के अंदर क्या है वो ऊपर लिखी जाती है। जहां पे वैक्यूम होता है, कोई मीडियम नहीं है, वहां पे लाइट की वेलोसिटी क्या है वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय पानी या तो ग्लास या तो पेट्रोल या तो केरोसिन, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम आपने लिया हुआ है, उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी क्या है वो हम नीचे लिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मान लो यहाँ पे हवा की बात हो रही है, हवा, तो हवा के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो मैं उसको n1 बोल रहा हूं, तो वो क्या होगा बच्चों, लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में डिवाइड बाय लाइट की वेलोसिटी हवा में। हवा क्या है, एक मीडियम, यहाँ पे एयर, तो ये n1 क्या होगा, n1 जो होगा, n1 वो मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे हवा का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा
और यहाँ नीचे क्या है, पानी है, तो उसका यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। तो N2 का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत इजी है। अब N2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम मीन्स पानी, यहाँ पे दूसरा मीडियम V2। तो वैक्यूम में लाइट की जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे लिखनी है, डिवाइड बाय दूसरे मीडियम में, ये दूसरा मीडियम है जो पानी है, तो पानी में लाइट की वेलोसिटी है वो नीचे लिखनी है। तो उसको मैं बोलूंगा पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हवा का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो अब सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पे N2 की वैल्यू रखोगे, N2 की वैल्यू वो हो जाएगी C/V2। यहाँ पे जब N1 की वैल्यू रखोगे तो वो हो जाएगी C/V1। तो यहाँ पे बाद में आपको एक फाइनल फॉर्मूला मिलेगा V1 अपॉन V2। V1 क्या है बच्चों, V1 मैंने अभी आपको बताया, V1 क्या है, हवा में लाइट की स्पीड। V2 क्या है, पानी में लाइट की स्पीड। तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो ही N2/N1 होगा, या तो वो रेशियो ही sin θ1/sin θ2 होगा। तो स्नेल्स लॉ क्या है बच्चों, स्नेल्स लॉ और कुछ नहीं है, स्नेल ने बताया था sin θ1/sin θ2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे N2/N1 की वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगी और V1/V2 की वैल्यू भी कांस्टेंट ही मिलेगी, क्योंकि हवा में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होगी डिवाइड बाय पानी में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होगी। दोनों कांस्टेंट का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट ही मिलेगा, वो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये N1 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो N1 sin θ1 इक्वल्स टू ये sin θ2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो N2 sin θ2। आप इस तरह से भी स्नेल्स लॉ लिख सकते हो। सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, और कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है। स्नेल्स लॉ जो है उसमें आपको क्या समझना है, बस sin θ1 अपॉन sin θ2 इक्वल्स टू, यहाँ 1 2 है, तो जब n की बात होगी तो वो N2 1, यहाँ पे N2 अपॉन N1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे जब वेलोसिटी की बात होगी तो यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2, तो यहाँ भी 1 2 ही होगा, यहाँ 1 2 तो यहाँ भी 1 2। लेकिन जब n की बात आएगी तब वो 2 1 हम लिख सकते हैं या लिखेंगे यहाँ पे। तो दूसरी एक बात बच्चों, N21 यहाँ पे N2 अपॉन N1 उसको क्या बोला जाता है, N21 भी बोला जाता है। मैं यहाँ पे आपको नीचे बता दूं, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूं, N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 को शॉर्ट में हम बोलेंगे इस तरह से, N2 अपॉन N1 उसको हम बोलेंगे N21। याद रखना बच्चों, N2 अपॉन N1 को क्या बोलेंगे, N2 अपॉन N1 को हम क्या बोलेंगे, N21। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में कभी भी N21 कहीं भी आपको देखने को मिले तो उसका मीनिंग क्या होगा, N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन टॉपिक बहुत ही इजी है, आगे बेसिक स्टैंडर्ड में भी ये आ गया है स्नेल्स लॉ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है इतना कि जब रेयर मीडियम में लाइट होती है तो थीटा ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में लाइट जाती है थीटा की वैल्यू कम हो जाती है। तो लाइट जो अपना मेन पाथ था वहां से थोड़ी लाइट मुड़ जाएगी, अपने मेन पाथ में जो जा रही थी वो डायरेक्शन चेंज करके थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन है और कुछ नहीं है बच्चों। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई पूछे कि भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये जो रेशियो होगा उसको हम वही मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हवा का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ये है स्नेल्स लॉ। अब इसमें एक चीज और आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों,
हाँ, यहाँ पे सबसे पहले डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे ये आपको याद रखना है, रेरर एंड डेंसर मीडियम। याद रखना, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो डेंसर का मीनिंग मैं आपको पूछूं कि डेंसर किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ऑयल ले लेंगे, वो ऑयल कैसा थिक जैसा होता है थोड़ा, तो हम ऑयल को डेंसर बोल देंगे। फिर ग्रीस को डेंसर बोल देंगे, फिर हम हनी को डेंसर बोल देंगे। तो याद रखना, मैं यहाँ पे वो वाले डेंसर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे जो डेंसर की बात कर रहा हूं वो है ऑप्टिकली डेंसर। क्या है ऑप्टिकली डेंसर? ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर का मीनिंग क्या है? कोई आपको पूछे कि ऑप्टिकली डेंसर का मीनिंग क्या है, तो एक चीज याद रखना, जो मीडियम में लाइट जो मीडियम में लाइट नॉर्मल की ओर आ जाए तो वो ऑप्टिकली डेंसर बोला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। ये जो मीडियम है उसमें लाइट है ना नॉर्मल से दूर है, ये मीडियम में क्या है, लाइट नॉर्मल से दूर है, और ये मीडियम में लाइट है नॉर्मल के पास आ गई। तो दोनों के कंपैरिजन में ये ऑप्टिकली डेंसर हुआ। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि ये थिक हो, थोड़ा स्टिकी हो तो वो डेंसर है, ऐसा नहीं है। याद रखना बच्चों, समझ में आ रहा है? कभी कभी हो सकता है, मान लो आपको यहाँ पे हनी दे दिया और यहाँ पे मान लो आपको यहाँ पे कोई ऑयल दे दिया, तो क्या होगा, ये मान लो आप सोचोगे हनी ज़्यादा ठीक है और जो ऑयल दिया हुआ है वो कम ठीक है, तो ऑयल रेरर है, ऐसा नहीं है। जिसमें लाइट ज़्यादा मुड़ेगी वो डेंसर, कम मुड़ेगी वो रेरर। तो ऑप्टिकली डेंसर का मीनिंग याद रखना बच्चों, आप ठीक है स्टिकी है उस तरह से डेंसर मत डिसाइड करना। समझ में आ रहा है? दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकली डेंसर किसको बोलेंगे, दूसरी एक बात बता दूं। चलो एक बात मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला आपने देखा ये N2 इक्वल्स टू सी बाई V2 का, तो मुझे एक बात बताओ, जो मीडियम में लाइट ज्यादा मुड़ेगी, जो मीडियम में लाइट ज्यादा मुड़ेगी वो मीडियम में क्या होगा, तो आप यहाँ पे ये कंपैरिजन देख लो। चलो पहले ये कंपैरिजन देखो, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि θ1 ग्रेटर देन θ2, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, देख लो θ1 ग्रेटर देन θ2। तो θ1 की वैल्यू ज़्यादा है, θ2 की कम है, तो अगर इसको साइन लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने साइन लगा दिया तो साइन θ1 ग्रेटर देन साइन θ2 ही होगा। ये आपको मालूम है, क्योंकि 0 से 90 तरफ आप जाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। समझ में आ रहा है? तो मान लो यहाँ पे साइन 60 है और ये साइन 30 है, तो साइन 60 की वैल्यू ज़्यादा होगी साइन 30 से। तो आपको θ1 ग्रेटर देन θ2, तो यहाँ पे साइन θ1 ग्रेटर देन साइन θ2, ये भी आपके दिमाग में आ गया। अब देखो ऊपर का स्टेप बड़ा है, नीचे का स्टेप छोटा है। यहाँ देखो ऊपर का स्टेप बड़ा है, नीचे का स्टेप छोटा है, तो आपके दिमाग में ये भी जाएगा कि N2 की वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ N1 छोटा होगा। तो देखो बच्चों, ये N है ना, N वो उल्टा चल रहा है, यहाँ पे N2 बड़ा होगा, N1 छोटा होगा, N2 बड़ा होगा, N1 छोटा होगा। तो जब आप वेलोसिटी में कंपैरिजन करोगे, वेलोसिटी में, तो साइन θ1 बड़ा है तो उसके सामने ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी 1 ज़्यादा होगी, वेलोसिटी 2 कम होगी। तो यहाँ पे कोई आपको पूछे डेंसर मीडियम में कौन सी चीज़ छोटी होगी कौन सी चीज़ बड़ी होगी, तो एक चीज़ याद रखना, डेंसर मीडियम में θ2 भी छोटा, उसमें वेलोसिटी लाइट की कम, θ2 की वैल्यू भी कम, वेलोसिटी भी कम, लेकिन डेंसर में सिर्फ एक ही चीज़ ज़्यादा होती है, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रखना, डेंसर किस में आगे जाता है, डेंसर उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही आगे चला जाता है। तो डेंसर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो कोई आपको पूछे कि दो मीडियम में कंपैरिजन करनी है तो कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, तो आप बोलोगे जो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर, और जो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेरर। तो ये रेरर मीडियम और ये हुआ डेंसर मीडियम।
समझ में आ रहा है? तो ये आपको कभी पूछ सकते हैं, एक फिगर देंगे आपको, फिगर देने के बाद इस तरह के ऑप्शन देंगे और वो बोलेंगे चलो नीचे में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको सोचना है ये फिगर देख के कि थीटा वन ज्यादा है तो साइन थीटा वन ज्यादा होगा, लेकिन n2 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी, n1 कम होगा, और वेलोसिटी v1 ज्यादा होगी, v2 कम होगी। तो ये फिगर को अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे जो मैंने पूरा आपको दिया हुआ है वो है रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। फिर दूसरी एक बात, यहाँ पे अगर आप n21 लिखते हो, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हुआ है नीचे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है, देखो n21, समझ में आ रहा है? तो कोई आपको बोले कि भाई ये n21 जो आपने लिखा है उसको हम बोलेंगे क्या, n21 यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने उसको बोलना है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। याद रखना, n21 को क्या बोलोगे आप, n21 उसको क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसको हम बोलेंगे n21। याद रखना, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं n62, तो इसको आप क्या बोलोगे, n62, तो इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 6 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 6 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, जिसको बोला जाएगा n6 अपॉन n2। क्या बोला जाएगा, 6 पहले लिखा है तो n6 ऊपर, नीचे ये 2 बाद में लिखा है तो n2 नीचे। तो इसका नाम, n6 का नाम क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 6। n2 का नाम क्या है, n2 का नाम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो 6th मीडियम एंड 2 मीडियम दोनों का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है। तो अब सोचो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से भी हो सकता है कि मान लो ये है आपका फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट, ये है सेकंड मीडियम, यहाँ पे है ये थर्ड मीडियम, यहाँ पे ये फोर्थ मीडियम, यहाँ पे ये फिफ्थ मीडियम, और यहाँ पे ये सिक्स्थ मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यार इस तरह से मैंने 6 मीडियम ड्रॉ किए हैं। मान लो ऊपर एक ग्लास की प्लेट रखी है, फिर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक रखा है, फिर यहाँ पे पानी रखा है, इस तरह से मैंने 6 ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दिए है। अब क्या होगा, देखो लाइट यहाँ पे आएगी, ये लाइट यहाँ पे आएगी, इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आएगी। अब ये नॉर्मल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, नॉर्मल लाइन। अब ये लाइट जो आएगी वो थोड़ी, मान लो फर्स्ट की कंपैरिजन में सेकंड रेयर है, फर्स्ट डेंसर है, सेकंड रेयर है, तो यही लाइट जो यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है उससे बड़ा एंगल बना के ये दूर चली जाएगी। ये थीटा जो होगा वो बड़ा होगा, ये थीटा 1 जो है वो छोटा है, थीटा 2 जो है वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है। तो ऊपर वाला डेंसर होगा तो उसका थीटा यहाँ पे कम, नीचे वाला रेयर होगा तो थीटा ज्यादा। अब ये लाइट आ गई दूसरे मीडियम में, लाइट आ गई दूसरे मीडियम में। अब यहां भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यहां भी मैं क्या करूंगा, नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब क्या होगा बच्चों, फिर से यही लाइट जब तीसरे मीडियम में एंटर होगी, तो तीसरा मीडियम जो है वो तीसरा मीडियम आपको देखना है रेयर है या डेंसर। मान लो तीसरा मीडियम डेंसर है तो वो लाइट नॉर्मल के नजदीक रहेगी और अंदर जाएगी। फिर आपको देखना है यहाँ पे थर्ड और फोर्थ मीडियम, तो फोर्थ और डेंसर है, या तो मान लो फोर्थ थोड़ा रेयर है, फोर्थ मीडियम रेयर है, तो फिर से ये नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर ये फोर्थ मीडियम में आ गई लाइट।
अब फिफ्थ मीडियम में जाने वाली है, तो फिफ्थ मीडियम मान लो डेंसर है, तो वो नॉर्मल के थोड़ी नजदीक जाएगी। फिर आएगा सिक्स्थ मीडियम, तो यहाँ पे फिफ्थ में से जब वो लाइट सिक्स्थ में जाएगी, तो सिक्स्थ मान लो रेयर है, तो ये थोड़ी दूर जाएगी। तो लाइट इस तरह से डाइवर्ट होती होती ये आगे निकलेगी और सिक्स्थ में से वो बाहर निकलेगी। तो आपको क्या करना है, ये सिक्स्थ मीडियम और ये टू मीडियम, सिक्स्थ और टू, उसकी यहाँ पे कंपैरिजन करनी थी। कौन सी, सिक्स्थ की और टू की कंपैरिजन करनी थी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, n6 अपॉन n2। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से n6 अपॉन n5, n5 अपॉन n4, फिर n4 अपॉन n3, n3 अपॉन n2। यहां पे आप देखोगे बच्चों, तो n6 अपॉन n5, n5 अपॉन n4, n4 अपॉन n3, n3 अपॉन n2। तो यहाँ पे मैंने सभी मीडियम की कंपैरिजन करते हुए n2 तक पहुंचा। 6 की कंपैरिजन 5 के साथ की, 5 की 4 के साथ, 4 की 3 के साथ, 3 की 2 के साथ, तब मैं 6 से 2 तक पहुंचा। 6 से 2 तक पहुंचना है तो मुझे इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, n3 कट, n4 कट, n5 कट, तो लास्ट में क्या बचा, n6 अपॉन n2। समझ में आ रहा है। तो कभी आपको एग्जाम में पूछ ले कि भाई n24 का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत इजी है। n24 का मीनिंग n2 अपॉन n4, जिसको आप लिख सकते हो n2 बाई n3 क्रॉस n3 बाई n4, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो जहां पे n3 कट हो जाएगा तो n2 बाई n4 ही बचेगा। समझ में आ रहा है। इस तरह के एमसीक्यू कभी कभी वो आ सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको लेटरल शिफ्ट के बारे में बताऊंगा बच्चों। लेटरल शिफ्ट, ये रिफ्रैक्शन का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ, रिफ्रैक्शन, और उसके अंदर ही एक लेटरल शिफ्ट की बात आ रही है। समझ में आ रहा है, लेटरल शिफ्ट। देखो अब जो टॉपिक आने वाला है, लाइट जब हवा में से पानी में आई और पानी में से फिर से हवा में गई, तो वो थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा लेटरल शिफ्ट के बारे में। लेटरल शिफ्ट के बारे में देखो, जब यहाँ पे कोई एक मीडियम, 1 नंबर का मीडियम, ये है यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे मैं लूंगा मान लो कोई मीन्स एयर, या तो कोई एक मीडियम फिक्स कर देते हैं हम, मीडियम 1, ये मीडियम 1 है। फिर यहां पे होगा मीडियम 2, और ये मीडियम 2 यहां तक है, मान लो ये मीडियम 2 यहां तक है। फिर से आ गया मीडियम 1, मीडियम 1 मीन्स यहां पे मान लो ऊपर हवा है, यहां पे पानी है,
और यहाँ पे नीचे फिर से एयर आ गई, हवा। अब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे लाइट जो है वो इस तरह से आ रही है। अभी लाइट अभी इस तरह से आ रही है, यहाँ पे लाइट में ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइट आ रही है, यहाँ पे हवा में से लाइट आ रही है, और ये यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये नॉर्मल लाइन है, और यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल को मैं यहाँ पे θ1 बोलूंगा। ये जो होगा वो θ1 एंगल है, इंसिडेंट एंगल θ1। ये लाइट आ रही है, देखो θ1। अब ये रेरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेरर, ये ऑप्टिकली डेंसर है। पानी कैसा है, ऑप्टिकली डेंसर। तो होगा क्या बच्चों, ये जो लाइट है, जो उसका मेन रास्ता था, मेन पाथ, लाइट का मेन पाथ कौन सा था, तो यही लाइट का ये मेन पाथ था। देखो ये उसकी मेन डायरेक्शन थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर बीच में ये पानी ना होता तो लाइट स्ट्रेट वे यही रास्ते पे जाती। लेकिन अब क्या हुआ, बीच में यहाँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम आया, तो लाइट थोड़ी मुड़ गई, इस तरह से लाइट यहाँ पे आ गई, इस तरह से थोड़ी मुड़ गई लाइट। तो यहाँ पे जो एंगल बना वो है θ2, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2। तो वो कुछ है ना डाइवर्ट हुआ। कितना डाइवर्ट हुआ, इतना, अपने मेन रास्ते से वो इतना डाइवर्ट हो गया। देखो ये उसका मेन रास्ता है, उतना ये डाइवर्ट हो गया। तो वो कितना डाइवर्ट हुआ, वो डाइवर्ट हुआ θ1 माइनस θ2 जितना डाइवर्ट हुआ। समझ में आ रहा है। अब ये रास्ते पे ये लाइट आ गई। अब क्या होगा, यहां पे मैं फिर से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा। देखो ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ हुई। अब यहां पे θ2 है, तो यहां पे भी θ2 ही मिलेगा, यहां पे भी θ2 ही होगा। याद रखना, जितना θ2 यहां पे है उतना ही θ2 यहां पे होगा। अब लाइट जो है ना वो बाहर निकलेगी पानी में से, डेंसर में से, अब फिर से बाहर निकल के रेरर में आएगी, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो अब वो जो नॉर्मल से दूर जाएगी तो वो इस तरह से यहां पे जाएगी, इस तरह से, इस तरह से वो जाएगी, देख सकते हो आप। तो यहां पे ये लाइट गई यहां पे बाहर, तो उसका रास्ता कौन सा था, ये। अब लाइट जब बाहर निकली तब वो ये रास्ते पे आ गई। तो एक बात बताओ बच्चों, यहां पे यही लाइट शिफ्ट हो गई, कितनी, एक्स जितनी, एक्स जितनी शिफ्ट हो गई। वो ये रास्ते पे जाने वाली थी, अब जब बाहर निकलेगी तो इतनी दूर यहां पे वो चली जाएगी। तो उसने क्या किया, थोड़ा शिफ्टिंग किया है। तो ये जो है एक्स, उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। समझ में आ रहा है। ये जो डिस्टेंस आपको मिला, मान लो आपको जाना था, आपके सिटी में कोई दो पैरेलल रोड होंगे, एक होगा रोड ए, एक होगा रोड बी, दोनों रोड पैरेलल जा रहे। पहले आप घर से निकले तो ए रोड के ऊपर थे, फिर क्या किया, आप टर्न लेके बी रोड में आ गए। तो आप जा रहे हो ए के पैरेलल ही, लेकिन आप इतना डिस्प्लेस हो चुके हैं, देखो आप इतना शिफ्ट हो चुके हो। तो ए रास्ते से ये पैरेलल ही जाएगा बी रास्ता, लेकिन आपने इतना शिफ्टिंग कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। एक चीज याद रखना, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, ये मीडियम की थिकनेस है, जिसको टी सिंबल दिया जाता है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, जिसको सिंबल दिया जाएगा टी। फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, और फिर से यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा। वो तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा। फिर दूसरी एक बात बच्चों, यहां पे आप सोचोगे कि सर ये एंगल कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, ये जो एंगल है वो होगा θ1, क्योंकि यहाँ पे θ1 में से θ2 हुआ, तो पानी में से जब ये निकलेगा तो θ2 में से θ1 ही एंगल बनाएगा। समझ में आ रहा है। इससे अपोजिट यहाँ पे क्या है, देखो ये θ1 में से क्या हुआ, θ2 एंगल बना, ये इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्रैक्शन एंगल था। अब यहाँ पे क्या है, θ2 में से जब लाइट बाहर निकलेगी तो ये हो जाएगा θ1।
सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको कोई पूछे कि भाई ये यहाँ पे जो आप एक्स लिख रहे हो, ये एक्स जिसको आपने लेटरल शिफ्ट बोला है, वो एक्स का फॉर्मूला क्या है? तो वो एक्स का जो फॉर्मूला है, वो एक्स का फॉर्मूला आपको मिलेगा डेरिवेशन करने के बाद। यहाँ ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन आप करोगे ना, तो आपको एक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा टी साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय कोस थीटा 2। समझ में आ रहा है? टी साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाय कोस थीटा 2। लेकिन यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी होती है। इसलिए हम साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 को अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरह से थीटा 2 की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी, तो कोस थीटा 2 की जगह पे आप थीटा 2 सिर्फ लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? थीटा 2 आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना बच्चों, जो आपके सामने ये फॉर्मूला है यहाँ पे, अब थीटा 2 की वैल्यू बहुत छोटी होगी, मान लो बहुत ही छोटी, टेंस टू जीरो मान लो, बहुत छोटी होगी। तो आपको मालूम है कोस थीटा 2 बहुत छोटा होगा, तो आप उसको थीटा 2 नहीं, आप उसको 1 ही लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 1। सिंपल सी बात है, आप उसको क्या लिख दोगे? 1 ही लिख दोगे। तो यहाँ पे कोस थीटा 2 अगर बहुत छोटा हुआ, तो आप कोस टेंस टू जीरो, ये थीटा 2 जीरो के बहुत पास है, नजदीक है, तो कोस जीरो तो क्या हो जाता है? 1 के नियर उसका आंसर आता है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू टी साइन, ऊपर है थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो ये साइन तो निकल जाएगा। एक मिनट में फिर से लिख देता हूं, x इक्वल्स टू टी, ये साइन तो निकल गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ही लिखना है आपको। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 और डिवाइड बाई कोस थीटा 2 तो क्या है? 1 है, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 1। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो टी, फिर आप एक काम करोगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, उसमें थीटा 1 लिखा, फिर ये थीटा 2 है ना, थीटा 2, उसको थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड भी करो। थीटा 2 को क्या करोगे? थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों में से थीटा 1 बाहर निकाल दिया, दोनों में से थीटा 1 बाहर निकाल दिया, तो टी थीटा 1 इनटू, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1। इस तरह से भी लिख सकते हो, ये अलग अलग फॉर्म में मैं लिख रहा हूं और कुछ नहीं है। तो टी थीटा 1 इंटू 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1। और यहाँ पे जब एक्स, यहाँ पे जब बात होगी, स्नेल्स लॉ यूज होगा। यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ यूज करोगे आप, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जब आप यूज करोगे, तो आपको मालूम ही है बच्चों, आप क्या लिखते हो? n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे आप थीटा 1 थीटा 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, वो क्या है? n2 बाई n1। थीटा 1 अपॉन थीटा 2 वो क्या है? n2 बाई n1। तो यहाँ पे थीटा 2 बाई थीटा 1 है, इससे अब उल्टा। तो यहाँ पे आप x का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? t थीटा 1 माइनस n1 अपॉन n2। क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 1 माइनस n1 अपॉन n2। ये लेटरल शिफ्ट का ये फॉर्मूला हुआ। सिंपल सी बात है, देखो ये लेटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला हुआ, टी थीटा 1 और 1 माइनस n1 अपॉन n2। ये थीटा 1 अपॉन थीटा 2 क्या है? n2 बाई n1। लेकिन यहाँ पे देखो पीछे थीटा 2 बाई थीटा 1 है, तो उल्टा होगा, यहाँ पे n1 बाई n2 होगा यहाँ पे। तो आप लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला ये यूज करोगे तो भी चलेगा, लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आप यहाँ पे
ये यूज करोगे तो भी चलेगा, और लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लास्ट में ये यूज करोगे तो भी चलेगा। याद रखना, मेन तो ये फॉर्मूला है जनरली, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन डाउन हो इसलिए वो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? सिंप्लीफिकेशन इजी हो इसलिए। तो ये हुआ लेटरल शिफ्ट का एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन टॉपिक है वो आधा खत्म हुआ, फिर थोड़े एग्जाम्पल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। ओके।